हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। दोस्तों, हमारी उत्तराखंड जिला सीरीज चल रही है। उत्तराखंड जिला सीरीज में हम लोग उत्तरकाशी और चमोली जनपद कंप्लीट कर चुके हैं। उत्तरकाशी और चमोली जनपद का हमने विस्तार से अध्ययन किया। उसके बाद देखिए, आज से हमारा नया जनपद शुरू हो रहा है। जनपद का नाम है रुद्रप्रयाग। और देखिए, पिछली वाली वीडियो में जो हमारे चमोली जनपद की आई थी उसमें कुछ परियोजनाएं मैंने आपको पढ़ाई थी। तो वहां से एक हुआ क्या था, जो देवसारी हमारी परियोजना है, बहुत महत्वपूर्ण है। देवसारी परियोजना मैंने वहां पर आपको दो नदियों पर बता दी थी। गलती से क्या हुआ था, एक तो जगह मैंने आपको अलकनंदा पर दिखाई थी और एक जगह पर मैंने आपको पिंडर पर दिखाई थी। तो आपको करना क्या है, जो देवसारी परियोजना रहेगी इसको आपको करना क्या है, पिंडर नदी पर इसको लिख लेंगे। जो देवसारी परियोजना रहेगी चमोली जनपद में, ये किस नदी पर है, ये है पिंडर नदी पर। इसको आपने सही कर लेना है। हालांकि उस वीडियो के नीचे मैंने कमेंट भी कर दिया था। तो देवसारी परियोजना रहेगी वो किस में रहेगी, वो रहेगी पिंडर नदी पर चमोली जनपद में। तो ये आपको सही कर लेना है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम लोग रुद्रप्रयाग जनपद का। आज का हमारा पार्ट फर्स्ट है ये, और पार्ट सेकंड भी आपका जल्द ही आ जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रुद्रप्रयाग जनपद का गठन कब हुआ था। तो देखिए, 18 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग जनपद का गठन हुआ था। अभी इन सब चीज़ों को हम लोग मैप के माध्यम से भी एक बार समझ लेंगे। जो रुद्रप्रयाग जनपद की जो भौगोलिक स्थिति है उसको हम लोग मैप के माध्यम से भी समझ लेंगे। देखिए, जो तेरह तेरह जनपद है उत्तराखंड में, तो इन जनपदों की स्थापना का वर्ष आपसे पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है, 18 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग अस्तित्व में आया था। देखिए, टिहरी, पौड़ी और चमोली जिलों के भागों को मिलाकर, मतलब टिहरी के भाग लिए होंगे, कुछ पौड़ी के भाग लिए होंगे, कुछ चमोली के भाग लिए होंगे। इन जिलों के भागों को मिलाकर रुद्रप्रयाग जनपद का गठन किया गया था 18 सितंबर 1997 को। तो ये दोस्तों, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। टिहरी, पौड़ी और चमोली के भागों को मिलाकर रुद्रप्रयाग जनपद बनाया गया। देखिए, इसको अगर एक बात और, मैप बनाना कितने लोगों ने सीख लिया है, मैप बनाना कितने लोगों ने सीख लिया, मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि मेरी बात का आप पर क्या असर पड़ रहा है कि नहीं। तो इसका अभी मुझे पता लगना चाहिए ना कि आपने मैप बनाना अभी तक सीखा कि नहीं सीखा। चलिए ठीक है, अभी हम लोग मैप से पढ़ेंगे तो इस बारे में थोड़ा डिस्कस हम लोग और करेंगे। और देखिए, टिहरी, पौड़ी और चमोली जिलों के भागों को मिलाकर इसको बनाया गया। प्राचीन नाम प्राचीन नाम देखिए, पुनाड़ और रुद्रावर्त। प्राचीन नाम मिलते हैं पुनाड़ और रुद्रावर्त। जो महाभारत का जो वन पर्व है, महाभारत के वन पर्व में जो रुद्रप्रयाग का नाम है वो रुद्रावर्त मिलता है। तो ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। जो महाभारत का वन पर्व है उसमें रुद्रप्रयाग का नाम रुद्रावर्त भी मिलता है। क्वेश्चन दोस्तों बन चुके हैं ये पुनाड़ और रुद्रावर्त वाले। पुनाड़ वाला क्वेश्चन बन भी चुका है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है पुनाड़ और रुद्रावर्त किसके प्राचीन नाम होंगे, रुद्रप्रयाग के। इसकी भौगोलिक स्थिति की हम लोग बात करते हैं। पहले आप ये लोग लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग मैप के माध्यम से इसको समझेंगे। तो देखिए, क्षेत्रफल है इसका 1984 वर्ग किलोमीटर। और देखिए, रुद्रप्रयाग एक आंतरिक जिला है। आंतरिक जिला क्या होता है, देखिए आंतरिक जिला वो होता है जिसकी सीमाएं किसी राष्ट्र से, किसी अन्य राज्य से, मतलब उसको स्पर्श नहीं करती हैं। जैसे कि कोई, जैसे हम लोग पिथौरागढ़ जिला पढ़, जैसे हम लोग उत्तरकाशी जनपद हम लोग पढ़ चुके हैं। उत्तरकाशी में हमने देखा, उत्तरकाशी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दो प्रकार की सीमाएं बना रहा था। अंतर्राष्ट्रीय चीन से, अंतर्राज्यीय कहाँ से बना रहा था, हिमाचल प्रदेश से। लेकिन जो रुद्रप्रयाग जनपद है ना, वो किसी भी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूता है और ना ही किसी देश की सीमा को छू रहा है। इस प्रकार से रुद्रप्रयाग एक आंतरिक जिला है। इसके अलावा देखिए, आंतरिक जिले कौन कौन से हैं, टिहरी नोट कर लेंगे, एक टिहरी हो जाएगा, और अल्मोड़ा, टिहरी हो गया, और अल्मोड़ा हो गया, और कौन सा, बागेश्वर। तो ये उत्तराखंड में 4 जिले हैं जो आंतरिक जिले कहलाते हैं। ये किसी देश या किसी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, या हम लोग कह सकते हैं जो ये आंतरिक जिले हैं टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, ये अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाएं नहीं बनाते हैं, इसलिए इनको आंतरिक जिला कहा गया है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, रुद्रप्रयाग जनपद को कितने जिले स्पर्श करते हैं। देखिए, जो जिले स्पर्श कर रहे हैं ना, ये उत्तराखंड के ही जिले स्पर्श कर रहे हैं, ये किसी अन्य राज्य के जिले स्पर्श नहीं कर रहे हैं। तो रुद्रप्रयाग जनपद को 4 जिले स्पर्श करते हैं। कौन कौन से, चमोली, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी। अभी मैप से हम लोग समझेंगे। उसके बाद देखिए, रुद्रप्रयाग जिला मध्य व वृत हिमालय क्षेत्र में पड़ता है। कौन से, देखिए रुद्रप्रयाग जो जनपद है, बहुत ही, हम लोग कह सकते हैं, वहाँ केदारनाथ मंदिर कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है, और अत्यधिक बर्फ पड़ती है तो वहाँ हिमालय क्षेत्र में अत्यधिक बर्फ पड़ रही है। तो मध्य व व्रत हिमालय क्षेत्र में रुद्रप्रयाग पड़ता है। चलिए, इसको हम लोग थोड़ा मैप के माध्यम से समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
तो ये देखिए, ये है हमारे उत्तराखंड का मैप। हालांकि थोड़ा छोटा है तो इसलिए आपको स्पष्ट तो दिख ही रहा होगा, लेकिन अभी आज मैं आपको क्या करूंगा कि बिल्कुल जो स्पष्ट जो मैप है वो भी मैं आपको दे दूंगा आज, और उससे आपको क्या करना क्या है, जो इसकी सीमाएं हैं उनका आपको स्पष्ट ज्ञान हो जाएगा। तो देखिए, ये है हमारा उत्तराखंड का मैप, और यहाँ पर आता है रुद्रप्रयाग जनपद, छोटा सा जनपद है रुद्रप्रयाग। अब देखिए, पहला क्वेश्चन तो ये था कि रुद्रप्रयाग जो है वो आंतरिक जिला है। आंतरिक जिला आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर से देखिए चीन की सीमाएं आती है, लेकिन चीन से चमोली और उत्तरकाशी जिला ही यहाँ पर से स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ से पिथौरागढ़ है, लेकिन रुद्रप्रयाग देखिए यहाँ से उत्तरकाशी तक ही सीमित हो जाता है। इस प्रकार से देखिए कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बना रहा है। और यहाँ से देखिए जो हमारी बन रही है अंतर्राज्यीय सीमा, कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से बनती है। तो यहाँ पर भी देखिए रुद्रप्रयाग जनपद कहीं भी नहीं आता है। और यहाँ देखिए पूरा यूपी का क्षेत्र है, तो यूपी तक तो बहुत दूर रह गया, और ये नेपाल का क्षेत्र है तो यहाँ भी बहुत दूर रह गया। तो इस प्रकार से रुद्रप्रयाग, और देखिए बागेश्वर आपका यहाँ है, कहीं पर भी किसी जिले को स्पर्श नहीं कर रहा है। अल्मोड़ा देखिए, और कौन सा हो जाएगा, अल्मोड़ा हो गया, और एक जिला और आएगा टिहरी। तो ये 4 जनपद ऐसे हैं जो कि किसी भी राज्य या किसी भी राष्ट्र की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। इस प्रकार से आंतरिक जिले हैं। देखिए, अगर आपने मैप बनाना, बार बार कह रहा हूँ मैप बनाना सीख लो। कितने लोगों ने मैप बनाना सीखा है मुझे कमेंट करके बताना, देखते हैं कि आप लोगों ने मेरी बात मानी कि नहीं मानी, क्योंकि ये मैप में ही पूरी कहानी छुपी हुई है। ज्योग्राफी जो है उत्तराखंड का पूरा मैप में छुपा हुआ है। तो देखिए, इस प्रकार से रुद्रप्रयाग जनपद क्या है, एक आंतरिक जिला है। उसके बाद देखिए, मैंने आपको ये बताया टिहरी, पौड़ी और चमोली जिलों के भागों को इसको मिलाकर बनाया गया। आपको याद करने की जरूरत है ही नहीं, अगर आपके दिमाग में मैप छपा हुआ है ना, बस आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। रुद्रप्रयाग यहाँ पर आता है, और देखिए इन तीनों जिलों को काटकर रुद्रप्रयाग जनपद बनाया गया। कौन से, देखिए बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है, टिहरी, पौड़ी और चमोली। बस रटने की जरूरत है ही कहाँ, मैप बनाना सीखिए, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए, फिर मैंने आपको बताया कि रुद्रप्रयाग जनपद को कितने जिले स्पर्श करते हैं, तो 4 जिले स्पर्श कर रहे हैं। देखिए कौन कौन से, यहाँ से उत्तरकाशी है, यहाँ से टिहरी आता है, यहाँ से पौड़ी आता है, यहाँ से चमोली आता है। अब उत्तराखंड में 13 जनपद हैं। 13 जनपद में आप किस किस के जिले याद रखोगे, कौन सा जिला किसको स्पर्श कर रहा है। तो मैप आपको बनाना सीखना है बिल्कुल। जब तक मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखना जब 13 जनपद हम लोग पढ़ लेंगे ना, आपको ये मैप बनाना बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। हर बार आपको करना है, जो जो हमारी जिला सीरीज शुरू होगी, आपको हर बार एक नया मैप बनाना है, तो आप लोग इसको समझ जाएंगे। तो ये आप लोग समझ गए होंगे मैप के माध्यम से। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और मैं आपको देखिए, हाँ एक बात और, आपको मैं एक मैप दे देता हूँ। देखिए ये देखिए, ये है हमारा उत्तराखंड का मैप। देखिए बिल्कुल स्पष्ट जो लाइनें जहाँ पर से जहाँ पर जा रही हैं, उत्तराखंड का ये मानचित्र है। देखिए आप इसको देख के बना लीजिए। यहाँ पर हमारा रुद्रप्रयाग है, देखिए ये हमारा सब कुछ बिल्कुल जो कहते हैं कि एक स्पष्ट तरीके का मैप है। जो लाइन जहाँ पर जानी है, जहाँ पर टच होनी है, जिस जिले को जहाँ पर स्पर्श करनी है, वहाँ पर ये बनी हुई है। अब देखिए यहाँ पर तो मेरे पास छोटी सी जगह है ना, यहाँ पर तो मेरे पास एक छोटी सी जगह है, तो यहाँ पर तो ऐसा ही बन सकता है छोटी सी जगह में। लेकिन देखिए स्पष्ट तरीके से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके का मैप ये बनेगा। तो ये आपको मैप बनाना सीख लेना है। देखिए इसको आप लोग देख रहे होंगे ना, थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा होगा, मतलब कि थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर आसान कर दिया है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, इसको यहाँ पर आसान कर दिया है। तो आप लोग ऐसे इसको बना लीजिए। बिल्कुल सही बना हुआ है ये मैप भी, लेकिन बस क्या है, छोटा बना हुआ है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए, हम लोग बात करते हैं रुद्रप्रयाग जनपद की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। जनघनत्व कितना है, 122। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, 2। कौन कौन से, रुद्रप्रयाग और केदारनाथ 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। देखिए यहाँ से एक महत्वपूर्ण चीज क्या है, उत्तराखंड में 13 जनपद हैं। 13 जनपद हैं। उन 13 जनपदों में से उन 13 जनपदों में जो विधानसभा की सीटें हैं, देखिए उसमें से 11 जनपद में क्या है, आरक्षित हैं। मतलब उत्तराखंड में जैसे उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है, चंपावत है, बहुत सारे जनपद हैं। उसमें से क्या है, 13 जनपद हमारे कुल मिला के। 13 जनपदों में से 11 जनपद जो हैं, उनमें से जो हैं कुछ सीटें सारे नहीं, कुछ सीटें जैसे कि हरिद्वार में 3 है, उधम सिंह नगर में 1 है, हर किसी जिले में 1 1 है, बाकी हरिद्वार में 3 है आरक्षित सीटें। लेकिन जो चंपावत और रुद्रप्रयाग हैं, इनमें कोई भी आरक्षित सीट नहीं है विधानसभा के लिए। ये बात आपको याद रखनी है। रुद्रप्रयाग और चंपावत जनपद में विधानसभा के लिए कोई भी आरक्षित सीट नहीं है, चाहे अनुसूचित जाति हो चाहे अनुसूचित जनजाति हो, कोई भी यहाँ पर आरक्षित सीट नहीं है। हरिद्वार में हो, हमने चमोली पढ़ा वहाँ पर भी थी, उत्तरकाशी पढ़ा वहाँ पर भी आरक्षित सीट थी। हरिद्वार में 3 है, भगवानपुर है, झबरेड़ा है, और एक और है मुझे याद नहीं आ रहा है, चमोली में भी है। हर जगह मतलब जो है आपकी आरक्षित सीट आपको मिलेंगी 11 जनपदों में। लेकिन 2 जनपद ऐसे हैं जहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी विधानसभा की सीट आरक्षित नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
तहसील की बात करते हैं, 4 तहसीलें हैं, रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, जखोली, बसु केदार। ये आपको ध्यान में रखनी है, तहसीलें कभी कभी पूछ ली आती हैं। बसु केदार तहसील किस जनपद में पड़ती है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग। जखोली, देखिए रुद्रप्रयाग ऊखीमठ तो आपको याद ही होंगे, 2 याद कर लीजिए, जखोली और बसु केदार। उसके बाद देखिए ब्लॉक या विकास खंड कितने हैं? तो 3 हैं, ऊखीमठ, अगस्त्य मुनि और जखोली। साक्षरता दर कितनी है? 81.30%। यहाँ पर प्रतिशत लगा लेंगे, 81.30% साक्षरता की दर है यहाँ पर रुद्रप्रयाग में। पुरुष साक्षरता 93.90% है और महिला साक्षरता 70.35% है। देखिए यहाँ पर से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है, राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग जनपद में ही है। राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। राज्य में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर कहाँ है? ये जब अगली वाली वीडियो आएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। लेकिन राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहाँ थी? ये है देहरादून में। ये हम सब आगे वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे, जब कोई जो हमारा उससे संबंधित जो हमारा जनपद आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। लिंगानुपात कितना है? 1114। देखिए अल्मोड़ा का लिंगानुपात कितना है? 1139। अल्मोड़ा के बाद पहला नंबर अल्मोड़ा का आता है लिंगानुपात में। अल्मोड़ा के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो रुद्रप्रयाग का ही आता है लिंगानुपात में। कितना है? 1114। कभी कभी क्या होता है ना, पहला ना पूछ कर दूसरा पूछ लेता है, तो 1114 दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला भी है रुद्रप्रयाग। दशक की वृद्धि दर कितना है? 6.53। तो इसका दशक की वृद्धि दर रहेगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए प्रमुख तीर्थ रुद्रप्रयाग, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, रुद्रप्रयाग एक धार्मिक स्थल है, हिंदुओं का बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। अधिकांश जो वहाँ पर चीज़ें हैं वो धार्मिक चीज़ें ही हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग रुद्रप्रयाग जब जनपद हम लोग पढ़ेंगे तो धार्मिक जो हमको यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी वो अधिकांश मिलेंगी, तो उन्हीं का हमको अध्ययन करना है और यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। देखिए पंच केदार, 5 केदार हैं। 5 केदारों में से 2 केदार तो हम लोग पढ़ चुके हैं चमोली वाले में। उसके बाद देखिए केदारनाथ, मद महेश्वरनाथ और तुंगनाथ, ये कहाँ पर आते हैं? ये आते हैं रुद्रप्रयाग जनपद में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केदारनाथ की। देखिए केदारनाथ की ऊंचाई कहीं कहीं पर 3584 मीटर, कहीं कहीं पर 3581 भी मिलती है। जो 3584 है ये मैंने परीक्षा वाणी का डाटा लिया हुआ है, कहीं कहीं पर ये 3581 मीटर की ऊंचाई पर भी मिलती है। अब देखिए एग्जाम में तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि किस किताब का डाटा उठा ले, मैं देखिए परीक्षा वाणी के डाटा हमेशा लेता हूँ इन चीज़ों के मामले में। चलिए ठीक है, तो केदारनाथ की जो ऊंचाई है 3584 मीटर की ऊंचाई पर है और ये देखिए मंदाकिनी नदी के किनारे पर है, इसको भी नोट कर लेंगे। रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। और देखिए यह मंदिर खर्चाखंड, भरतखंड, केदारनाथ शिखरों के मध्य में स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो केदारनाथ मंदिर है, जैसे आपके सामने कुछ शिखर दे दी जाएंगे, बताया पूछा जाएगा केदारनाथ मंदिर इनमें से किन शिखरों के मध्य है? तो खर्चाखंड, भरतखंड और केदारनाथ शिखरों के ही मध्य में केदारनाथ मंदिर स्थित है। ये केदारनाथ मंदिर की हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, शैली की बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही जो केदारनाथ मंदिर है राज्य का बहुत ही प्रतिष्ठित मंदिर है और 4 धामों में से एक भी है उत्तराखंड के। तो जो इसकी शैली रहेगी वो कत्यूरी शैली रहेगी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जैसे कि बद्रीनाथ मंदिर हमने पढ़ा था भगवान विष्णु को समर्पित था, उसी प्रकार से केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अब देखिए भगवान शिव की पृष्ठ भाग यानी कि भगवान शिव की पीठ की यहाँ पर पूजा की जाती है। जैसे कि हमने पढ़ा कल्पेश्वर पढ़ा, वहाँ पर केशों की पूजा की जा रही थी, उसी प्रकार से केदारनाथ में भगवान शिव की पीठ की पूजा की जाती है, यानी कि पृष्ठ भाग। कभी कभी आपको एग्जाम के ऑप्शन में पृष्ठ भाग भी मिलेगा, तो पृष्ठ भाग यानी कि पीठ की पूजा की जा रही है। कपाट कब खुलते हैं केदारनाथ के? महाशिवरात्रि के दिन खुलते हैं। और बंद कब होते हैं? भैया दूज के दिन या दीपावली के दिन। ऐसा कभी भैया दूज कहीं भी दीपावली भी आ जाता है, दीपावली के बाद ही भैया दूज मनाया जाता है। तो बंद होते हैं भैया दूज के दिन और कपाट कब खुलते हैं? महाशिवरात्रि के दिन। शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में। कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे बन जाएगा कि ओंकारेश्वर मंदिर कहाँ है, तो ये कहाँ है? ऊखीमठ में। और केदारनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में। कभी कभी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा केदारनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? हो सकता है ओंकारेश्वर आपके ऑप्शन में हो सकता है ऊखीमठ हो, तो दोनों ही याद करने हैं। उसके बाद देखिए केदारनाथ मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में की थी, परंतु मंदिर का नव निर्माण कत्यूरी राजाओं द्वारा 11वीं 12वीं शताब्दी में कराए जाने का अनुमान है। अब देखिए यहाँ पर से भी कुछ इतिहासकार है ना, उनके अनेक प्रकार के मत हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। चलिए हम इस बात को मान लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें और हैं उसके बारे में भी हमको अध्ययन करना जरूरी है। लेकिन जो अधिकांश जो मत यही है, जो सर्वाधिक प्रचलित जो मत है वो यही है, केदारनाथ मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में की थी।
किंतु मंदिर का नवनिर्माण कत्यूरी राजाओं द्वारा 11वीं-12वीं शताब्दी में कराए जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया जाता है इतिहासकारों के द्वारा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा हम इसकी डिटेल में जाते हैं और जानते हैं कुछ और बातें। तो देखिए, कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के पश्चात पांडव स्वयं को दोषी महसूस कर रहे थे, तभी वे केदारनाथ आए और यहाँ पर तपस्या उन्होंने की थी। देखिए, जब महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध आप सभी को पता है कि जो भाइयों के बीच में हुआ था, कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था। तो जब पांडवों ने कौरवों को समाप्त कर दिया, तो जो पांडव थे स्वयं को दोषी महसूस कर रहे थे। वो शिव के दर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन जो भगवान शिव थे उनको दर्शन नहीं देना चाह रहे थे। तो वहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई होंगी और भगवान जो शिव थे वहीं पर मतलब जमीन के अंदर मतलब चले गए थे। जो उनका कुबड़ वाला भाग था वहीं पर रह गया था। तो कुछ ऐसी बातें वहाँ पर पुराणों में, साहित्य में ऐसी बातें बताई गई हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ जो पांडव आए थे उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। फिर देखिए, मान्यता है कि पांडवों के वंशज जन्मेजय ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। एक यहाँ पर से एक तथ्य हमको और मिलता है, ये विकिपीडिया में भी ऐसा हमको तथ्य मिलता है, तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए, ऑप्शन में अगर या तो जन्मेजय आएगा या आदिगुरु शंकराचार्य ही आएगा। एग्जामिनर कभी नहीं चाहता है कि जो क्वेश्चन वो डाल रहा है उस क्वेश्चन में कभी आपत्ति लगे या कोई समस्या उत्पन्न हो, तो वो भी जो ऑप्शन रखता है ना, ऐसे ऑप्शन नहीं रखेगा। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ आपको इसीलिए बताई है, जन्मेजय वाली बात, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि मान्यता है इसके बारे में भी। मान्यता है कि पांडवों के वंशज जन्मेजय ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, बहुत ही पहले करवाया होगा। लेकिन जो वर्तमान स्वरूप जो दे रहे हैं वो कौन दे रहे हैं? आदिगुरु शंकराचार्य। हो सकता है कि पांडवों के वंशज वंशज जन्मेजय ने वहां पर कोई आधारशिला पौराणिक काल में रखी हो, इस बात का तथ्य हमें पुराणों में मिलता है। तो इस बात को भी हम लोग नकार नहीं सकते हैं, इसीलिए आप जन्मेजय भी याद कर लीजिए और शंकराचार्य भी याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए, केदारनाथ मंदिर के पास ही आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि है। यहाँ पर से आदि गुरु डाल लेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि है। और देखिए, ये क्वेश्चन भी दोस्तों बनता है कि उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? केदारनाथ मंदिर के पास में ही। उसके बाद देखिए, केदारनाथ मंदिर के भाग, ये बलौदी जी के अनुसार है ये केदारनाथ मंदिर के भाग, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन बन चुका है, बद्रीनाथ मंदिर के कितने भाग हैं? परीक्षा वाणे में 3 दे रखा था और बलौदी जी में 4 दे रखा था। आयोग ने बलौदी का सही मान लिया और जो आपके आंसर की निकाली उसमें 4 सही दे दिया उसने। तो इसमें बलौदी जी से भी क्वेश्चन काफ़ी बन रहे हैं। तो ये बलौदी जी ने दे रखा है। केदारनाथ मंदिर के जो भाग हैं 3 दे रखे हैं उन्होंने, गर्भगृह, अंतराल और सभा मंडप, इस प्रकार के भाग दे रखे हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, बलौदी में ही कुछ बातें और दी गई हैं। केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो देखिए, ये बलौदी में ही दी गई है कुछ बातें, इनको भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो गुजरात के राजा कुमारपाल ने 1160 से 1170 ईस्वी के मध्य में करवाया था और रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1765 से 1795 ईस्वी के मध्य में करवाया था। तो यहाँ पर से हमको 2 नाम मिलते हैं, कुमारपाल और अहिल्याबाई होलकर। सन तो नहीं पूछेगा, लेकिन नाम ये 2 महत्वपूर्ण हैं। अगर बलौदी जी की किताब से तथ्य उठाता है तो ये क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है कि केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार इनमें से किसने करवाया था? हो सकता है कुमारपाल ऑप्शन में हो सकता है अहिल्याबाई होलकर ऑप्शन में हो सकता है कि दोनों ही आपके ऑप्शन में हो। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर देखिए, महाशिला केदारनाथ के पास ही है, एक महाशिला है, एक मतलब कोई पत्थर की शिला होगी जिसे महाशिला कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे भैरवझाप कहा जाता है। एक भैरवझाप मैंने आपको उत्तरकाशी में पढ़ाया था और एक भैरवझाप आपको यहाँ पर भी देख रहे हैं रुद्रप्रयाग में। चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, गंगोत्री धाम के बाद ही केदारनाथ यात्रा का विधान है। यमुनोत्री गंगोत्री जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको वहाँ ये बताया था, शास्त्रों में जो उत्तराखंड की जो 4 धाम यात्रा है, वो शास्त्रों में उस यात्रा को करने का एक विधान बताया गया है। वो विधान क्या है कि सबसे पहले यमुनोत्री की यात्रा की जाएगी, यमुनोत्री के बाद गंगोत्री जाएंगे, गंगोत्री के बाद केदारनाथ जाएंगे और अंतिम में कहाँ जाएंगे? बद्रीनाथ। तो इस प्रकार से जो यात्रा का विधान है यही वर्तमान में भी चल रहा है। सर्वप्रथम जाएंगे यमुनोत्री, फिर जाएंगे गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। तो इस प्रकार से 4 धाम यात्रा पूर्ण होती है। तो ये सीरीज आपसे कभी पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए सीरीज को आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर देखिए, केदारनाथ मंदिर के पास ही शिव कुंड तथा लाल पानी का रुधिर कुंड है। ये रुधिर कुंड बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन शायद बन भी चुका है कि लाल पानी का रुधिर कुंड कहाँ पर है, या फिर उत्तराखंड का किस कुंड में लाल पानी पाया जाता है। तो रुधिर कुंड आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, ये शिव कुंड भी है और रुद्र कुंड, दोनों आपको याद रखने हैं। फिर देखिए, केदारनाथ मंदिर को रोहिलों द्वारा भी लूटा गया था, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, अब देखिए, केदारनाथ मंदिर से संबंधित जब मैं आपको पढ़ा रहा था
नहीं, केदारनाथ मंदिर नहीं, वो तो अलग चैप्टर हो गया हमारा। चलिए ठीक। केदारनाथ मंदिर को रोहिलों द्वारा भी लूटा गया था। तो ये दोस्तों कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि केदारनाथ मंदिर को किन आक्रमणकारियों ने लूटा था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, रोहिलों ने केदारनाथ मंदिर को भी एक बार लूटा है। फिर देखिए, केदारनाथ मंदिर के निकट भृगपंथु शिखर है। केदारनाथ को भी भृगपंथ कहा गया है, शास्त्रों में भी कहा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला आता है मद महेश्वर नाथ, जो पंच प्रयागों में अगला नाम आता है किसका, मद महेश्वर। देखिए पंच केदारों में द्वितीय केदार इसको कहा गया है। पिछली वाली वीडियो में जो हम पढ़ रहे थे केदार वाली वीडियो चमोली जनपद में, क्योंकि दो केदार हमारे चमोली जनपद नहीं पड़ते हैं, तो वहां पर मैंने आपको इनकी याद करने की ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक क्या बताई थी कि जो हमारे पंच केदार हैं उनको एक क्रम में दर्शाया गया है कि पहला केदार कौन सा होगा, दूसरा केदार कौन सा होगा, चौथा पांचवा कौन सा होगा, तो ऐसे एक क्रम में दर्शाया गया है। अब उनको याद कैसे करें, तो मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, ये वाली केम तू रुक, ये ट्रिक बताई थी मैंने वहां पर आपको, केम तू रुक। बस आपको इतना याद करना है, इसी से आपको पंच केदार का क्रम याद हो जाएगा। के से क्या आएगा, के से आएगा केदारनाथ, मौ से क्या आएगा मद महेश्वरनाथ, तू से क्या आएगा तुंगनाथ, रू से क्या आएगा रुद्रनाथ, कौ से क्या आएगा कल्पेश्वर। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। और देखिए जो अंतिम वाले दो हैं ये कहाँ आ जाएंगे, चमोली में, और रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। और जो शुरू के तीन है ये कहाँ आ जाएंगे, रुद्रप्रयाग में। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये ट्रिक है जो पंच केदार है उनके क्रम की। उसके बाद देखिए यह मंदिर चौखंबा शिखर पर स्थित है। ये दोस्तों कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। मद महेश्वर नाथ जो पंच केदार है वो किस किस शिखर पर स्थित है, तो चौखंबा शिखर पर ये स्थित है। 3298 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है समुद्र तल से। शैली की हम लोग बात करते हैं तो शैली पांडव शैली है, और यहाँ पर शिव की नाभि की पूजा की जा रही है। केदारनाथ में शिव के पृष्ठ भाग की पूजा की जा रही थी, मद महेश्वर नाथ में भगवान शिव की नाभि की पूजा की जा रही है। यहाँ ब्रह्म कमल भी खिलते हैं। देखिए ब्रह्म कमल के लिए तो वैसे रुद्रनाथ प्रसिद्ध है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता भी है ना, तो आपको जैसे ब्रह्म कमल के लिए कौन सा केदार प्रसिद्ध है, तो रुद्रनाथ यहाँ पर प्रसिद्ध है। ब्रह्म कमल के रुद्रनाथ रुद्र रुद्र नाथ, हाँ रुद्रनाथ। चलिए ठीक है, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। तो ये आपको ऐसे करके याद रखने हैं। जैसे रुद्रनाथ जो हमारा हो जाएगा, वहाँ पर सर्वाधिक ब्रह्म कमल वहाँ पर मिलते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है। वैसे जो फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी में भी बहुत अत्यधिक मात्रा में हमको ब्रह्म कमल देखने को मिलते हैं। लेकिन जब पंच केदारों की बात करेगा तो आप उसमें क्या करेंगे, रुद्रनाथ की तरफ जाएंगे। चलिए ठीक है। अब देखिए मद महेश्वर नाथ का शीतकालीन पूजा स्थल कहाँ पर है, तो ये है ऊखी मठ में ही। केदारनाथ और मद महेश्वर का, जो केदारनाथ और मद महेश्वर नाथ जो पंच केदारों में दो केदार आते हैं, इनका जो दोनों का शीतकालीन पूजा स्थल एक ही जगह है, ऊखी मठ में। ऊखी मठ में दोनों का शीतकालीन पूजा स्थल है ओंकारेश्वर मंदिर में। तो ये दोस्तों कभी कभी आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछ लिया जाएगा कि ओंकारेश्वर मंदिर कहाँ है, तो ऊखी मठ कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। तो चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए तीसरा आता है तुंगनाथ। तो देखिए तुंगनाथ हम लोग देखते हैं। देखिए तीन केदार जो है वो कहाँ पर पड़ते हैं, रुद्रप्रयाग में। जो पंच केदार है उन पंच केदारों में से तीन केदार रुद्रप्रयाग में पड़ते हैं। दो तो हम लोग पढ़ चुके हैं, केदारनाथ और मद महेश्वरनाथ। तीसरा कौन सा, तुंगनाथ, 3680 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पर शिव के हाथों की पूजा होती है। केदारनाथ में किसकी होती थी, भगवान शिव के पृष्ठभाग की। मद महेश्वरनाथ में भगवान शिव के नाभि की, और तुंगनाथ में भगवान शिव के हाथों की पूजा होती है। ये क्वेश्चन दोस्तों बनते भी हैं। तुंगनाथ तो कई बार पूछ भी लिया गया है। पंच केदारों में तृतीय केदार है, जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया था ना, केम, बहुत काम की चीज है ये, केम तो रुक, केम तो रुक। देखिए बिल्कुल, केदारनाथ पहला, मदमेश्वरनाथ दूसरा, तुंगनाथ तीसरा। तो ऐसे करके आप इसको याद करेंगे। शीतकालीन पूजा स्थल कहाँ है, मक्खू मठ में। और इस मंदिर से थोड़ी दूर पर रावणशिला है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि रावणशिला कहाँ पर है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, रुद्रप्रयाग में। तुंगनाथ उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर है। काफी बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बन भी चुका है, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर कौन सा है, तुंगनाथ। या मंदिर कौन सा है, तुंगनाथ। तुंगनाथ पहाड़ी से तीन धाराएं निकलती हैं जिनसे अक्षकामिनी नदी बनती है। ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, अक्षकामिनी नदी तीन धाराओं से मिलकर बन रही है, जो कि तुंगनाथ पहाड़ी से निकलती तीन धाराएं, और इनसे मिलकर अक्षकामिनी नदी बनती है। मंदिर की बात करते हैं। रुद्रप्रयाग जनपद के त्रिजुगी नारायण मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, भगवान शिव व पार्वती के विवाह स्थल के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा की उपस्थिति में यहाँ पर भगवान शिव व पार्वती का विवाह हुआ था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान शिव व पार्वती के विवाह के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, तो त्रिजुगी नारायण मंदिर, जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में
स्थित है। उसके बाद देखिए बाणासुर गढ़ मंदिर, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो बाणासुर था उसने ही इस मंदिर की स्थापना की थी। ये दोस्तों महत्वपूर्ण है। बाणासुर का किला एक आता है, वो चंपावत में पड़ता है, लेकिन जो बाणासुर गढ़ मंदिर है यहाँ पर से आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाणासुर का किला कहाँ पर है? चंपावत में। लेकिन बाणासुर गढ़ मंदिर कहाँ पर आएगा? रुद्रप्रयाग में। कालीमठ सिद्धपीठ कहाँ हो जाएगा? रुद्रप्रयाग में। क्यों प्रसिद्ध है? तांत्रिक सिद्धपीठों में कालीमठ प्रसिद्ध है, तांत्रिक सिद्धपीठों में देखिए। उसके बाद देखिए यहाँ काली मंदिर, यहाँ महाकाली मंदिर, जिसे खाडेंड कालिका मंदिर भी कहा जाता है, वो मंदिर यहाँ पर स्थित है कालीमठ में ही, जहाँ कोई भी मूर्ति हमको देखने को नहीं मिलती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए कालिदास का जन्म स्थल काविल्टा, ये क्वेश्चन दोस्तों काफी बार बन चुका है। काविल्टा जो है रहेगा कालीमठ रुद्रप्रयाग में ही है, तो ये क्वेश्चन बन चुका है कई बार। जो कालिदास का जो जन्म स्थल माना जाता है तो काविल्टा में माना जाता है, काविल्टा कालीमठ रुद्रप्रयाग में, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए गुप्त काशी कहाँ है? तो गुप्त काशी कहाँ है? ये भी रुद्रप्रयाग में है, और काशी के समान ही यहाँ गुप्त काशी का महत्व है। जिस प्रकार से काशी का महत्व है उसी प्रकार से उत्तरकाशी में काशी के समान गुप्त काशी का महत्व है। तो गुप्त काशी कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। और देखिए अर्धनारेश्वर मंदिर एवं मणिकर्णिका कुंड कहाँ पर है? ये है गुप्त काशी रुद्रप्रयाग में। देखिए एक मैंने आपको मणिकर्णिका घाट बताया था, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मणिकर्णिका घाट कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। और मणिकर्णिका कुंड कहाँ पर हो जाएगा? गुप्त काशी रुद्रप्रयाग में। अर्धनारेश्वर मंदिर कहाँ हो जाएगा? रुद्रप्रयाग में। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए कोटेश्वर महादेव मंदिर, माँ हरियाली देवी मंदिर, अगस्तेश्वर मंदिर, कार्तिक स्वामी मंदिर। ये कार्तिक स्वामी जो मंदिर रहेगा वो क्रौच पर्वत पर रहेगा, क्रौच पर्वत रुद्रप्रयाग में। जाग देवता मंदिर, ललिता देवी मंदिर, मुंडकटिया गणेश मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि जो मुंडकटिया गणेश मंदिर, यहाँ पर भगवान गणेश की आधी मूर्ति है, मतलब उसका सिर नहीं है। और ओंकारेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर कहाँ है? ऊखी मठ में। तो ये जितने मंदिर हैं सब कहाँ हैं? रुद्रप्रयाग में, सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। फिर देखिए बसु केदार, बसु केदार कहाँ है? रुद्रप्रयाग में ही है। ये 22 मंदिरों का एक समूह है। चलिए ठीक। नाला का बौद्ध स्तूप कहाँ है? नाला का बौद्ध स्तूप कहाँ हो जाएगा? रुद्रप्रयाग में। अब देखिए ऊखी मठ की थोड़ी हम लोग बात करते हैं। ऊखी मठ बद्रीनाथ मंदिर के लिए जो स्थान जोशी मठ का है, वही स्थान केदारनाथ के संबंध में ऊखी मठ का है। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। बद्रीनाथ मंदिर के लिए जो स्थान जोशी मठ का है, वही स्थान केदारनाथ मंदिर के लिए ऊखी मठ का है। फिर देखिए केदारनाथ मद महेश्वरनाथ का शीतकालीन पूजा स्थल भी कौन है? ऊखी मठ ही है, जैसे कि आपको नोट करवा ही चुका हूँ। ऊखी मठ में जैसे एक मंदिर है ओंकारेश्वर मंदिर, वहीं पर केदारनाथ और मद महेश्वरनाथ का शीतकालीन पूजा स्थल है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए ऊखीमठ रावल पुजारियों का निवास स्थान तथा केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय है। जैसे कि देखिए जो केदारनाथ मंदिर है ना, केदारनाथ मंदिर, इस केदारनाथ मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो कौन होते हैं? वो रावल ही होते हैं, ये भी नोट कर लेंगे। बद्रीनाथ मंदिर के तो रावल होते ही हैं, केदारनाथ मंदिर के जो पुजारी होंगे वो कौन होंगे? रावल ही होंगे। इसको नोट कर लेंगे आप लोग, ये नोट वहां पर नहीं करवाया केदारनाथ वाले में, तो इसको नोट करना है। केदारनाथ मंदिर के जो पुजारी होंगे वो कौन रहेंगे? रावल ही रहते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। तो देखिए ऊखीमठ, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है कि जो रावल पुजारी हैं उनका जो निवास स्थान है उत्तराखंड में किस स्थान पर है? तो वो है ऊखीमठ में। ऊखीमठ का जो ओंकारेश्वर मंदिर है वहीं पर इनकी ये मतलब ये ऊखीमठ जो क्षेत्र रहेगा वो रावल पुजारियों से संबंधित रहेगा, और यहीं पर उनका निवास स्थान रहेगा। और जो केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय है वो कहाँ है? ऊखीमठ में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर देखिए विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी के अलावा कहाँ पर है? ये है गुप्त काशी रुद्रप्रयाग में। विश्वनाथ मंदिर हमने पढ़ा था, जहाँ पर सुदर्शन शाह की पत्नी होती है खनेती, उसने वहाँ पर उसका जीर्णोद्धार किया था। तो वैसे ही एक विश्वनाथ मंदिर और है, वो कहाँ पर है? गुप्त काशी रुद्रप्रयाग में। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए शाकंभरी देवी मंदिर, गौरा देवी मंदिर, गौरा माई मंदिर, कुसमांडा मंदिर, भीरी का भीमसेन मंदिर, मठियाणा देवी मंदिर, रक्ष महादेव मंदिर, फलेसर दुंगनाथ मंदिर, रणजीत महाराज मंदिर और पिल्लू करमजीत मंदिर, ये सारे मंदिर कहाँ हो जाएंगे? रुद्रप्रयाग जनपद में। फिर देखिए अगस्त्य मुनि, अगस्त्य मुनि कहाँ है? मंदाकिनी व धूलगाड़ के संगम पर ही स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण है, संगम आपको याद रखना है। जितने भी संगम रुद्रप्रयाग में पढ़ते हैं वो हम लोग अगली वीडियो में उनका अध्ययन करेंगे। फिलहाल आप लोग जो अगस्त्य मुनि किस संगम पर पड़ता है, किस नदी के संगम पर पड़ता है, किन नदियों के संगम पर पड़ता है, तो ये मंदाकिनी व धूलगाड़ नदियों के संगम पर पड़ता है।
यहाँ अगस्तेश्वर महादेव का मंदिर है जो मुनि अगस्त को समर्पित है। जो अगस्त्य मुनि का जो क्षेत्र है वो भी जो अगस्त्य मुनि में अगस्तेश्वर महादेव का मंदिर है जो कि मुनि अगस्त को समर्पित है। अगस्तेश्वर महादेव मंदिर तो आपको नोट करवा ही चुका हूँ, ये कहाँ हो जाएगा, अगस्त मुनि में। दोस्तों क्वेश्चन भी बन चुका है कि अगस्त मुनि कहाँ है, तो ये है रुद्रप्रयाग में। मेलों की हम लोग बात करते हैं तो जाख मेला कहाँ हो जाएगा, रुद्रप्रयाग में। फेमस क्या है इसके बारे में, जलते अंगारों पर यहाँ पर नृत्य किया जाता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, पूछा जाएगा इनमें से उत्तराखंड के इनमें से किन मेलों में जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जाख मेला। ये देखिए गुप्तकाशी में लगता है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए भतूज या अन्नकूट मेला, बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए, दोनों के एक ही है, ये अलग अलग इनके नाम हैं। तो भतूज या अन्नकूट मेला देखिए ये लगता है केदारनाथ में लगता है स्पेशली, और रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व लगता है। कहाँ पर, केदारनाथ में, आपको याद रखना है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में। उसके बाद देखिए पंटा गड़िया पर्यटन विकास मेला, हरियाली देवी मेला, मठियाणा मेला, स्वामी कार्तिकेय का मेला, राकेश्वरी मेला, कोटेश्वर महादेव मेला, वामसू मेला बहुत महत्वपूर्ण है, काली काठ का मेला, और पांगरी थल्ल मेला, नागेश्वर मेला। फिर देखिए कौन सा आता है, सैंजा कौथिक। कौथिक का संबंध किससे है उत्तराखंड में, ये क्वेश्चन दोस्तों बन चुका है। उत्तराखंड में कौथिक का संबंध किससे, कौथिक शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो मेले के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे उत्तरायणी कौथिक बोलते हैं, कौथिक बोलते हैं। और मद महेश्वर का मेला, ये सब कहाँ हो जाएंगे, रुद्रप्रयाग जनपद में। फिर देखिए मंदाकिनी शरदोत्सव एवं कृषि औद्योगिक विकास मेला, अगस्त्य मुनि, रुद्रप्रयाग में लगता है। पवाली कांठा केदार यात्रा एक यात्रा है, जैसे कि हमने पढ़ी थी ना चमोली जनपद में नंदा राजा यात्रा, उसी प्रकार से एक यात्रा है पवाली कांठा केदार यात्रा। 29 किलोमीटर की ये यात्रा है। किलोमीटर याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। अगस्त सितंबर माह में इसका आयोजन होता है। अगस्त में ही होगा या सितंबर में ही होगा। और देखिए टिहरी के पवाली कांठा से केदारनाथ तक की है यात्रा है। दोस्तों यहाँ पर से ये महत्वपूर्ण है। देखिए वैसे तो इस सवाल में ही इसका उत्तर छुपा हुआ है। पवाली कांठा कहाँ पर, टिहरी में। वहां से केदार यात्रा देखिए केदारनाथ तक, तो टिहरी के पवाली कांठा से केदारनाथ तक की यात्रा है। यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो 29 किलोमीटर है। 29 किलोमीटर की यह यात्रा है। राज्य में सर्वप्रथम केदारनाथ के लिए 16 मई 2003 को पवन हंस नामक सरकारी कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया गया है कि केदारनाथ में सर्वप्रथम जो हेलीकॉप्टर सेवा है सब सर्वप्रथम कब शुरू की गई थी, 2003 में, और किस कंपनी के द्वारा की गई थी, पवन हंस कंपनी के द्वारा ये शुरू की गई थी। तो दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ, पार्ट सेकंड जल्द ही आ जाएगा। आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ में फेसबुक पेज से जुड़ जाइए। फेसबुक पेज का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्कशन में। और देखिए अगर वीडियो के संबंध में अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप लोग नीचे कमेंट कर दिया कीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।